बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली और आज हम मैथमेटिक्स बुक 2 के एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब 4.3 के अंदर आपको पता है कि जो जो टॉपिक्स इसके अंदर हैं, सबसे पहले इंक्लिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर स्लोप को करेंगे, फिर इनकी लाइंस को करेंगे, जो स्टैंडर्ड लाइंस है। इंक्लिनेशन इसकी डेफिनेशन लिखने में वैसे ज़रा समझाने लिखी इसलिए ताकि इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता सकूं। सबसे पहले इंक्लिनेशन एक एंगल होता है, ये एंगल है, इसकी रेंज 0 और 180 के दरमियान है, मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस टू अ नॉन ओरिजेंटल लाइन। ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नॉन ओरिजेंटल लाइन और नॉन वर्टिकल लाइन से टू द नॉन ओरिजेंटल लाइन एंड नॉन वर्टिकल लाइन। ये स्लोप ऑफ द इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल। ये उस लाइन की इंक्लिनेशन कहलाती है। इंक्लिनेशन बेसिकली एंगल है। अब इसके लिए दो पॉइंट्स, इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो तो उसकी इंक्लिनेशन 0 होगी। इसी तरह अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए, उसकी इंक्लिनेशन 90 डिग्री होती है, यानी एंगल। अब इसके बारे में मजीद, अब इसके बाद हम स्लोप को देखते हैं। इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलें। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज मेजर ऑफ स्टीपनेस। उसकी स्टीपनेस कितनी है, इस चीज को स्लोप कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, जो स्लोप है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें अगर, तो उसकी स्टीपनेस आ जाती है। इसी चीज को मेजर करने को स्लोप कहते हैं। अब आपने देखिए, इसको m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। इसका एक एमसीक्यू देखें, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू माइनस √3x। इसकी हमने इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। अच्छा, आपको मैं वहां से ये इस फॉर्मूले से आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि हम यहां से अगर m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा है, अल्फा यहां पर इंक्लिनेशन है, m यहां पर स्लोप है, हम इंक्लिनेशन से स्लोप फाइंड कर सकते हैं और स्लोप से हम इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस √3x, ये स्टूडेंट इससे y इज इक्वल टू mx, ये आपने लाइन पढ़ी, इसकी स्लोप m है तो x का कोफिशिएंट स्लोप होती है। यहां x का कोफिशिएंट देखें माइनस √3, ये स्लोप है, टेंजेंट थीटा के बराबर है। यहां से हमने थीटा निकालना है। जो स्लोप, अब देखें अगर टेंजेंट नेगेटिव है, थीटा की रेंज तो 0 और 180 के दरमियान है, इसका मतलब 0 और 90 के दरमियान वैल्यू नहीं है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें √3 टेंजेंट के किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है इसलिए 180 से 60 माइनस करेंगे, 120 डिग्री इसकी आएगी। इसकी जो इसकी इंक्लिनेशन है वो 120 डिग्री है। ये इसका आंसर इसका आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, हमें स्लोप गिवन थी, उसकी मदद से हमने इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर ली। अगर 120 डिग्री इंक्लिनेशन पता होती तो उसका टेंजेंट लेते हैं हम, दोबारा स्लोप आ जाती माइनस √3। तो अब इसके बारे में कुछ मजीद पॉइंट्स देखें, जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करने के लिए इंक्लिनेशन के बारे में नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये भी कुछ पॉइंट्स है। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 यानी इंक्लिनेशन 0 या 180 हो, स्लोप की वैल्यू 0 होगी। दूसरा पॉइंट ये है अल्फा इज इक्वल टू 90, तो जब इसका टेंजेंट 90 लेंगे अनडिफाइंड आएगी, स्लोप अनडिफाइंड होती है 90 पर। अगर इंक्लिनेशन 90 हो, 90 कब होगी, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो उसकी इंक्लिनेशन 90 होगी। उस लाइन की स्लोप जो वर्टिकल लाइन होगी, बेसिकली तो वो वर्टिकल लाइन होगी जिसकी इंक्लिनेशन 90 होगी, तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी। द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। इसके बाद अगर इस अल्फा की वैल्यू 0 और 90 के दरमियान हो, यानी इफ अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, 0 90 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। जब एंगल 0 90 के दरमियान होगा वहां पे टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, टेंजेंट पॉजिटिव आएगा तो उसकी स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी अगर इफ अल्फा लाइज बिटवीन 0 and 90 देन m इज पॉजिटिव। इफ अल्फा लाइज बिटवीन 90 and 180, 90 180 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, वहां पर टेंजेंट नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव होगी। इफ अल्फा लाइज बिटवीन 90 180 देन स्लोप इज नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
टू पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 देन इट्स स्लोप इज, इसकी स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक बात का ख्याल रखना है, जो कोऑर्डिनेट्स की तरतीब न्यूमिनेटर में होगी वही डिनोमिनेटर में होगी। अगर न्यूमिनेटर में y2 पहले आया है तो डिनोमिनेटर में x2 पहले आएगा, अगर न्यूमिनेटर में y1 पहले आया है तो डिनोमिनेटर में x1 पहले आएगा। यानी ऊपर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये स्लोप का आपने सेकंड फार्मूला पढ़ लिया। पहला था इफ अल्फा इज द इंक्लिनेशन, अगर अल्फा इंक्लिनेशन है तो टेंजेंट अल्फा उसकी स्लोप होगी, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है, अगर हमें दो पॉइंट्स लाइन पर गिवन हो या उन दो पॉइंट्स लाइन पास कर रही हो, पॉइंट्स करीब हो लाइन पर, पॉइंट्स दूर हो जहां मर्जी हो, हमें उस लाइन पर दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए। जब दो पॉइंट्स गिवन हो गए उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, ऊपर y2 माइनस y1 नीचे x2 माइनस x1। एक इसका स्लोप का थर्ड फार्मूला देखें, ये अल्फा इज इंक्लिनेशन देन m इज टेंजेंट अल्फा, ये हमने पहले पढ़ लिया। दूसरा टू पॉइंट्स वाला निकाल लिया। अब तीसरा, अगर हमें लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी माइनस a ओवर b। तो यहां पर आखिरी तीनों पॉइंट्स के अंदर तीनों के तीनों फार्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं, इनको बताया स्लोप के। नंबर 1 अल्फा हो इंक्लिनेशन टेंजेंट अल्फा स्लोप, दो पॉइंट्स गिवन हो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दूसरा फार्मूला। थर्ड फार्मूला विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट, अगर हमें लाइन के कोएफिशिएंट पता है तो माइनस a ओवर b, माइनस ऊपर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, इनके कोएफिशिएंट, इसके तीनों फार्मूला देख लिए। अब इसकी कुछ मजीद प्रॉपर्टीज देखते हैं स्लोप की कि लाइंस के लिहाज से। इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टी देखें। नंबर 1, इफ टू लाइंस आर, पहला पॉइंट देखें, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। अच्छा, ये दोनों साइड से है, अगर लाइंस पैरेलल होंगी स्लोप्स इक्वल होंगी, अगर स्लोप्स इक्वल होंगी तो लाइंस पैरेलल होंगी। दूसरा पॉइंट, if L1 is perpendicular to L2 then the product of their slopes will be -1, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो तो स्लोप, उसके बाद स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। फिर इनकी स्लोप AB, पहले दो पॉइंट्स की स्लोप ले लें, दूसरे तीसरे की ले लें, इस तरह इनकी स्लोप इक्वल आती है। ये तीन पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन भी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर दो लाइंस की स्लोप बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मींस लाइन पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 देन लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब स्टूडेंट एक एमसीक्यूज देखते हैं। टू लाइंस L1 L2, दो लाइंस गिवन है, उनके बारे में बताना है लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, लाइंस पैरेलल नहीं है, या लाइंस कोइंसिडेंट है। अच्छा देखें, इसकी स्लोप्स की मदद से ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन को आपने स्लोप फाइंड करने के लिए जरूरी है x और y के कोएफिशिएंट आप एक साइड पे कर लें, वैसे दूसरी फॉर्म से भी निकल आते हैं। चलिए इस लाइन की m1, पहले तो इस लाइन को उस साइड पे ले जाएं, इसको x 2y को तो ले जाएं, 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी स्लोप निकालें, इसका नाम, ये दूसरी लाइन है m2 माइनस a ओवर b, इसकी स्लोप आ गई 2। पहली लाइन की स्लोप निकालें m1, ये जो लाइन है, इधर ही इसकी स्लोप निकाल लें माइनस a ओवर b, इसकी स्लोप भी 2 है। अच्छा, m1 भी 2 है, m2 भी 2 है, इसका मतलब है दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल है। इक्वल का मतलब है दोनों लाइंस आपस में क्या पैरेलल है। तो स्टूडेंट आप देखें, नेक्स्ट मजीद इसको डिस्कस करने के लिए दोबारा बोर्ड 1 पे जाते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यू देखते हैं। Which of the lines is neither parallel to x axis or nor parallel to y axis? अच्छा देखिए, ना वो x axis के पैरेलल हो, ना वो y axis के पैरेलल हो। स्टूडेंट ये बात याद रखें कि जिस लाइन की स्लोप 0 आ जाए वो लाइन x axis के पैरेलल होगी, जिस लाइन की स्लोप अनडिफाइंड आ जाए वो y axis के पैरेलल होगी। अब फर्स्ट लाइन y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0, ये x axis की इक्वेशन है। स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन है x axis की, x इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन देखें। अगर हम उससे यानी अगर इससे स्लोप निकालें,
एक्स इज इक्वल टू 1, स्लोप उसी फार्मूले से निकालें, हमारे पास फार्मूला है माइनस ए ओवर बी, माइनस मीन्स स्टूडेंट देखें माइनस ए एक्स का कोफिशिएंट, इसका 0, इसकी स्लोप अनडिफाइंड आ गई। अच्छा इसकी स्लोप निकालें, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट 0 आएगा, नीचे y का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, ये इसकी स्लोप 0 आएगी, इसकी स्लोप ए माइनस ए ओवर बी माइनस 1 आ जाएगी। अच्छा देखें ये एक्स एक्स की इक्वेशन है, इसकी स्लोप अनडिफाइंड निकल रही है, इसकी स्लोप 0 आ रही है, इसकी स्लोप माइनस 1 आ रही है, ये खुद एक्स एक्स की इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्स, ये एक्स इज इक्वल टू 1, इस लाइन की स्लोप अनडिफाइंड, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस लाइन की स्लोप 0, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है ये y इज इक्वल टू एक्स, ये वो लाइन है जिसकी स्लोप ना 0 है ना अनडिफाइंड है, ये लाइन ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो स्टूडेंट इसकी स्लोप आएगी जिस तरह ये देखें, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसकी स्लोप 1 है, ये लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है, तो ये इसका ऑप्शन इसकी डी है, जो लाइन ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के। अच्छा एक स्टूडेंट और बात, इस पे 2 पॉइंट्स मजीद देखे, 2 लाइंस हैं, लाइंस पैरेलल कब होती हैं, कोइंसिडेंट कब होती हैं? लाइंस तब पैरेलल होती हैं अगर उनके रिस्पेक्टिव जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट की रेशियो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, देन लाइंस पैरेलल होंगी। अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ जाए, लाइंस कोइंसिडेंट होगी, यानी एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, कोइंसिडेंट का ये मतलब है। अगर तीनों ये रेशियो इस तरह इक्वल आ जाएंगी, अगर ये तीसरी कांस्टेंट भी रेशियो इनकी इक्वल नहीं आएगी, लाइंस पैरेलल तो होंगी लेकिन वो कोइंसिडेंट नहीं होगी। दोनों सूरतों में स्लोप सेम होगी दोनों की, लाइंस कोइंसिडेंट हो या लाइंस पैरेलल हो, स्लोप इक्वल होती है। अगर ये फर्क मालूम करने के लिए स्लोप से नहीं पता चलता लाइंस पैरेलल है या लाइंस कोइंसिडेंट है, दोनों की स्लोप सेम आएगी। लेकिन अगर इनको ये चेक करने के लिए अगर कांस्टेंट की रेशियो भी इनके बराबर आ जाए तो लाइंस कोइंसिडेंट, अगर कांस्टेंट की रेशियो इनके बराबर ना आए तो लाइंस पैरेलल। अच्छा इसके बाद स्टूडेंट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लाइंस की देखते हैं, लाइंस की स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा ये जो 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है लाइंस की, सबसे पहले पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, फिर दूसरी है पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, 2 पॉइंट्स फॉर्म y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। इस तरह ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, इन दोनों का सम 1 के बराबर। नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, अल्फा उस नॉर्मल का एंगल होता है, p उस नॉर्मल की लेंथ होती है। सिमेट्रिक फॉर्म जब y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा, x माइनस x1 ओवर cos अल्फा, अगर इस तरह दोनों रेशियो इक्वल आए, वो सेम किसी से टी कह लें, इनकी इक्वल आए, वो सिमेट्रिक फॉर्म होती है। अब इसके रिलेटेड ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स की है, इसका एक एमसीक्यू देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे आए। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी सिमेट्रिक फॉर्म है? स्टूडेंट अभी आप पढ़ के आए हैं, सिमेट्रिक फॉर्म होती है y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू सम, कोई भी आर्बिट्रेरी वो कांस्टेंट उसकी इक्वल होगी इसकी वैल्यू। अच्छा देखिए स्टूडेंट, वो ये सी ऑप्शन है जिसके अंदर x माइनस x1 y माइनस y1 ओवर ये साइन अल्फा ये cos अल्फा, अगर इस तरह की ऑप्शन है ये चेक करना है साइन अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है, cos अल्फा की वैल्यू भी 1 से कम होती है। ये पहली वाली वैल्यू ये इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। ये 5x मानेगी इज इक्वल टू 13, ये वाली जो इक्वेशन है अगर मैं इसको 13 को दिला के डिवाइड कर दूं, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन सकती है, ये सिमेट्री फॉर्म है। ये फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस एमसीक्यूज का आंसर है सी। अच्छा इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन वर्टिकल लाइन। एक नॉन वर्टिकल लाइन दी होगी, पॉइंट दिया होता है, उसके लिहाज से उसकी पोजीशन चेक करनी होती है, अबव द लाइन है, बिलो द लाइन है या ऑन द लाइन है। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन दी होगी, तो इसके लिए ना आपने क्या करना होता है, इसका चेक करने का तरीका इजी जो आसान वे है, आपने वो उसमें इस लाइन का लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वाई के कोफिशिएंट को
और पॉइंट लाइन में पुट करना है, पॉइंट लाइन के अंदर पुट कर दें, उसकी की वैल्यू आएगी। एक y का कोफिशिएंट होगा b, अगर दोनों के साइन सेम आए, यानी पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, y का कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा होगा, अगर वो भी पॉजिटिव है, या पॉइंट पुट करने से नेगेटिव आ जाए, y का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, अगर दोनों की इस तरह सेम साइन होंगे तो पॉइंट अबव द लाइन होगा। तो अगर दोनों के सेम साइन होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। ये कंडीशन होती है। अगर बी और पॉइंट पुट करने के बाद जो रिजल्ट हासिल होता है, इनके साइन ऑपोजिट हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, या बी पॉजिटिव वो नेगेटिव हो, साइन ऑपोजिट हो, तो पॉइंट लाइन से बिलो होता है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट साइन के साथ, वो नेगेटिव साइन आएगा। फिर एक और है स्टूडेंट, अगर पॉइंट लाइन से अबव भी ना हो, बिलो भी ना हो, ऑन द लाइन हो, तो आप पॉइंट पुट करें तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा, एक और वे भी है इसको चेक करने के लिए, लाइन अब से पॉइंट अबव है या बिलो है। उसका तरीके का ये होता है, y का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, आप मल्टीप्लाई करके उसे पहले पॉजिटिव बना लें। अगर पहले से पॉजिटिव तो ठीक है, बस आपने फिर अगर y का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए, इस पर कंडीशन ये है, y का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए आपने उस लाइन के अंदर पॉइंट पुट कर दें। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट लाइन से अबव होगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट लाइन से बिलो होगा। तो स्टूडेंट ये पोजीशन थी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब मजीद एमसीक्यूज देखने के लिए अब वापस बोर्ड नंबर 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट आप एक एमसीक्यू देखें, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट -2 4 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। सबसे पहले देखें क्या y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसमें पॉइंट पुट कर दें। अच्छा, यहां -2 लगाएं, -8 आएगा, यहां 4 लगाएं, 20 आ गया, -3, 20 -11, 9 आ गया, आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब है पॉइंट अबव द लाइन है। ठीक है, अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए अबव द लाइन, नेगेटिव आ जाए बिलो द लाइन। एक देखें, एक और पॉइंट जरा आर्टिकल देखें, ये भी एक फॉर्मूला है, द पॉइंट P(x1, y1 एंड ओरिजिन आर ऑन द। किसी पॉइंट को और ओरिजिन को कंपैरिजन करना हो, वो लाइन के एक ही साइड पर होंगे या ऑपोजिट साइड पर होंगे, आपने वो करना है सेम साइड, जो उसकी लाइन की कौन टर्म है ना, और उसमें पॉइंट पुट कर दें। लाइन के अंदर पॉइंट पुट करके उसकी कौन टर्म से मल्टीप्लाई करें। अगर तो सी का और उस पॉइंट पुट करने से जो वैल्यू आएगी, दोनों के साइन सेम होंगे, ज़ाहिर जब मल्टीपल होंगे साइन आंसर पॉजिटिव आएगा, तो वो दोनों ओरिजिन और पॉइंट सेम साइड पर होंगे लाइन के। अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर होंगे। सी से आपने मल्टीप्लाई करना है उस लाइन के अंदर वो पॉइंट पुट करके, इसको हम मल्टीप्लाई करें। अच्छा देखें, इसके बाद एक एमसीक्यू देखें, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट देखें, 2 लाइंस ए एंड आर नॉन पैरेलल इफ। लाइंस बतानी नॉन पैरेलल कब होंगी। अंडरस्टूड बात है, लाइंस नॉन पैरेलल तब होंगी अगर उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं है। यानी अगर मैं इसको देखूं सुपर वाले एमसीक्यूज को, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, m1 की स्लोप है -a1 ओवर b1, इसकी स्लोप है -a2 ओवर b2, ये अगर इक्वल नहीं होगी, इनको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें, खत्म हो गए। a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, इसको इस साइड पे ले आए, यानी जब a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, ये इसके लिए ऑप्शन बी आ गई। दोनों की स्लोप्स को इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल रख के इनका रिलेशन निकालें कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी ऑप्शन आ गई। एक और एमसीक्यूज देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आप इसको बैक सॉल्व कर लें। मतलब पहला पॉइंट इसके अंदर पुट करें, x जगह 0, y की जगह 5, 35 35 इक्वल आ गया। ये यहां भी पुट करके वेरीफाई कर लें, यहां x जगह 0, ये 0 हो गया, इधर आया -35, उधर 21 है। ये पहली को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी को नहीं कर रहा, ये इसका मतलब है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसको रहने दें। अब दूसरे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, x जगह पुट करें 7, 35, ये 0 हो गया, 35 35 इक्वल है। ये इसके अंदर भी पुट करें, यहां पुट करें x जगह 21, ये 0, 21 21 की, ये पॉइंट बी ऑप्शन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर गई, तो ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट देखें कंडीशन, लाइंस कॉन्करेंट कब होती हैं? लाइंस कॉन्करेंट तब होती हैं अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर मीट करें। इनकी कंडीशन क्या होती है?
तीन लाइंस हैं L1 L2 L3, ये तब कॉन्करेंट होंगी अगर इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। ये वो कंडीशन है लाइंस के कॉन्करेंट होने की। तो अगर इन तीन लाइंस हैं उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, लाइंस कॉन्करेंट है। अगर ये 0 नहीं आता, लाइन नॉन कॉन्करेंट है। अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, ये एमसीक्यूज है, तीन लाइंस है, इनकी क्या पी की किस वैल्यू को दी है ये लाइंस कॉन्करेंट होगी। कि ये उसी फार्मूले से, ये जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी है, इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रखें। जिस तरह आप सिंगुलर मैट्रिक्स जिस तरह निकालते 0 के बराबर रखें, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, पी की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये वाले इसका आंसर इसका आ जाएगा। यानी अगर आपको ऐसे पूछा जाए या प्रूव करना आ जाए लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं है, आपने क्या करना है, उन लाइंस के जो कोएफिशिएंट है उनका डिटर्मिनेंट बना लें। अगर 0 आ जाए लाइंस कॉन्करेंट होगी, 0 ना आए लाइन कॉन्करेंट नहीं होगी। यहाँ चूंकि पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमें पता था जो लाइंस कॉन्करेंट है, हमने डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रखा, इसे एक्सपेंड किया, पी की वैल्यू -3 आ गई। ये इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए इसके अंदर फार्मूला, जहां से दो लाइंस पास होती हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये L2 है, ये L1 है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास हो रही है। हमने इसका फार्मूला फाइंड करना होता है, ये थर्ड लाइन का क्या फार्मूला है, वो होता है L1 + H L2 = 0। यानी एक लाइन के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी लाइन के अंदर ऐड कर देते हैं, इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने पे कंडीशन ये होती है इट मस्ट बी नॉन जीरो, इसको नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये इसका फार्मूला। इससे रिलेटेड अब वापस आगे मजीद इसके डिस्कस, इसके पॉइंट्स करने के लिए बोर्ड नंबर 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब एक एमसीक्यूज देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, दो लाइंस दी हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास होने वाली लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। उस पर एक और कंडीशन है आगे, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, उनके इंटरसेप्ट से इक्वल होनी चाहिए। ये चार ऑप्शन दी हैं, इनमें से कौन सी वो ऑप्शन होगी। इसके सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले इक्वल इंटरसेप्ट्स की इक्वेशन बना लें। अब आपको ये इक्वेशन कैसे आई, वैसे हम जानते हैं x/a + y/b = 1, ये इक्वेशन होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। लेकिन अगर दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएं, x/a + y/a = 1, थ्रू आउट a से मल्टीप्लाई कर दें, x + y = a। जब दो इंटरसेप्ट इक्वल हों, when two intercepts are equal, then its equation is x + y = a, ये इक्वेशन है। अब हमें पता है कि उनके दो लाइंस गिवन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अब इसका तरीकेकार क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। अच्छा स्टूडेंट आप ये कर सकते हैं, ये जो दो आपको लाइंस गिवन है, आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। एक ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला मेथड मैं बताने लगा हूं, ये बड़ा इजी मेथड है, कोएफिशिएंट बड़े भी हों ये मेथड ज्यादा आसानी से इजीली निकल जाता। जिस तरह डिटर्मिनेंट आप लिखते हैं ना, पहले के साथ प्लस, फिर इसके साथ माइनस, फिर तीसरे साथ फिर प्लस, पहले लिखना है x, फिर y, फिर 1 लिखना है। यानी ये पहली फर्स्ट कॉलम के देखें, x आ रहा है, x लिखें, फिर y लिखें, फिर ये 1 के कोएफिशिएंट है, ये x के कोएफिशिएंट, ये y, फिर ये 1। अच्छा इसमें y के साथ माइनस लिखना है, प्लस माइनस प्लस। जिस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं वैसे करेंगे। x को छोड़ दें, अगर x का डिनोमिनेटर लिखना है, x को छोड़ दें, x का डिनोमिनेटर कैसे आएगा, इसके जो कोएफिशिएंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, 2 × 7 14 - 12, फिर y के नीचे लिखेंगे -y के नीचे। अब y के कोएफिशिएंट को आपने कवर करना है, इसको शामिल नहीं करना, x के कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, 1 × 7 7 -3 × 3 9, y के कोएफिशिएंट के अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये 1 के कोएफिशिएंट है 3 और 7, इनको छोड़ दें, बाकी कोएफिशिएंट लिखें, 1 × 4 4 -6 4 -6, पहले दो को बराबर रखें, पहले और आखिरी को बराबर रखें, फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड को इक्वल रखें।
इन दोनों को इक्वल किया, x ओवर 2 को 1 ओवर -2 के इक्वल रखा, x की वैल्यू -1, माइनस वाई ओवर -2 को 1 ओवर -2 के इक्वल रखा, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 आई, y की वैल्यू, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, a की वैल्यू निकल आई, -1 a की वैल्यू -2, तो यहाँ -2 लगाएं। जब यहाँ पर लगाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ये ऑप्शन चेक कर लें, ये ऑप्शन बी है। तो स्टूडेंट आप देखें, पहले हमने इसको किस तरह किया, वो टू इंटरसेप्ट्स इक्वल वाली इक्वेशन लिख ली, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके उसमें पुट कर दिया, ए की वैल्यू आ गई। जैसे ए की वैल्यू आएगी वो हमें ऑप्शन क्लियर हो जाएगी, इसकी ऑप्शन इसकी क्या है। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, पैरेलल लाइंस, पॉइंट और लाइंस के दोनों डिस्टेंस, दो लाइंस का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट का लाइन से कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन, पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ये जो पॉइंट है, आपने इनको एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह और पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को वाई की जगह पुट करके ऊपर मोड़ लगा देना है। जब आप पॉइंट पुट करेंगे ना, तब ये सारे नंबर्स बन चुके होंगे, ए बी सी ऑलरेडी नंबर दें, एक्स और वाई वेरिएबल को भी आपने नंबर से रिप्लेस कर दिया। ये हो सकता है वैल्यू नेगेटिव बन जाए, इसलिए मोड लगाते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। हमने इस पे मोड लगा दिया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। सेकंड फार्मूला डिस्टेंस का, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस क्या है। अब स्टूडेंट ये देखें, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके लिए जरूरी है कि x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस c1, ax प्लस बी वाई प्लस c2। कांस्टेंट टर्म्स फर्क हो सकती हैं, लेकिन x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे। आपने कैसे फार्मूला लगाना है, ऊपर इन कांस्टेंट का डिफरेंस, जिसको जिसमें से मर्जी माइनस कर दे, कांस्टेंट के ऊपर आपने मोड लगाया हुआ है, आंसर पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस फार्मूला है। टोटल डिस्टेंस फार्मूलाज 3 है, दो पॉइंट्स के दरमियान वो आपको ऑलरेडी पता है, आपने अभी पढ़ा पॉइंट और लाइन के दरमियान, इसके बाद दो पैरेलल लाइंस के दरमियान भी आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया। अब एक और फार्मूला देखें, अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हो, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उस ट्राइंगल रीजन का एरिया किस तरह फाइंड करेंगे। x1 y1 x2 y2 ये इसके वर्टिसेस हैं, x3 y3, इस तरह तीनों वर्टिसेस गिवन है। इसका फार्मूला एरिया का होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसके बाद थर्ड कॉलम के अंदर 1 1 लगा दें। ये फार्मूला है अगर दो इसके तीन वर्टिसेस हमें ट्राइंगल के गिवन हो। तो इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज देखते हैं इनसे रिलेटेड, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा पहला एमसीक्यूज देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज √2। इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस √2 है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की वैल्यू क्या होगी। इस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है सी की, यहां पर आपने पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाए, इनको इक्वेट कर लें। अब वो किस तरह लगाएंगे, देखिए वो पॉइंट है, लाइन के अंदर पुट करेंगे एक्स जगह 1 वाई की जगह 1 प्लस सी, मोड लगा दिया, नीचे एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वो 1 1, इसे √2 के बराबर रखें। स्टूडेंट देखें, ये जो √2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 प्लस सी, ये 2 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट देखें ये आगे 2, आपने क्या करना है 2 प्लस सी प्लस -2, इधर प्लस माइनस लगा दें, उधर लगा दें। अब आप देखें यहां पे वैल्यू निकालें, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, यहां से सी की वैल्यू 0 आ गई, यहां से सी की वैल्यू -4 आ गई, तो इसका आंसर 0 और 4 इसका आंसर इसका बना। सी की वैल्यू एक दफा आपने ये लगाया सी 2 प्लस सी प्लस -2 के बराबर आ गया। अब आपने 2 प्लस सी को +2 के बराबर रखा, 2 प्लस सी को -2 के बराबर रखा, तो सी की वैल्यू आ गई। ये स्टूडेंट सी की वैल्यू है 0 और -4, सी इसकी ऑप्शन इसकी आ गई, ये है इसकी ऑप्शन। अब स्टूडेंट ये नेक्स्ट देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा ये देखें, ये उसी तरह पता ही है हमें कि आपने ऊपर कांस्टेंट का डिफरेंस लेना है,
13 माइनस 6 करें, लेकिन ये एमसीक्यूज करने के लिए जरूरी है एक्स वाई के कोएफिशिएंट चेक कर ले, सेम है। 13 माइनस 6 करेंगे 7 आएगा, वो इन दोनों में 7 है। अब डिनोमिनेटर के अंदर एक्स के कोएफिशिएंट का स्केयर 4 प्लस 25, ये अंडर 29 आया, इसकी ऑप्शन सी है, ये इसकी ऑप्शन आ गई सी। थर्ड एमसीक्यू देखें, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल। अच्छा आप ये करें, इसकी आपने डिटर्मिनेंट बना लेना, ए बी प्लस सी, ए बी माइनस सी, ये आपने इसी तरह इनका माइनस ए सी, इस पे 1 1 लगा दें, ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब आपने रो 1 को रो 2 से माइनस करेंगे। अच्छा जब इनको माइनस करेंगे, ये तो अपनी जगह वैसे ही रहेगी, देखें ना, इसको इससे माइनस करें 0 आ गया। जब बी प्लस सी नीचे जाके माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा बी, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा -2c, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। थर्ड रो अपनी जगह वैसी रहेगी। अच्छा एक रो के अंदर हमने 2 जीरोस बना लिए, अब इसको इसी रो के लिहाज से एक्सपेंड कर दें। देखें -2c बाहर लिखें, बाकी ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ए इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ गया a माइनस ए सी, ये प्लस ए सी हो गया, ये 1 था सॉरी, ये प्लस ए हो गया। ये स्टूडेंट ये -3ac आया, चूंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, +3ac इसका आंसर इसका आ गया। अब स्टूडेंट एक दो लाइंस के दरमियान एक फार्मूला रह गया कि 2 लाइंस के दरमियान एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, तो अब उसके लिए चलते हैं वापस बोर्ड 1 पे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, इसका फार्मूला देखें, 2 लाइंस के दरमियान एंगल। अच्छा इसके लिए एक बात आपने ख्याल करना है, अगर लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स, जिस लाइन की तरफ एंगल होगा उसकी स्लोप पहले आएगी, m2 माइनस m1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 m2। सेकंड फार्मूला उसी तरह देखें, अगर एंगल है फ्रॉम L2 टू L1, अब एंगल लाइन 1 की तरफ है, उसकी स्लोप पहले आएगी m1 माइनस m2, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1 प्लस m1 m2। अच्छा अगर 2 लाइंस के दरमियान एक्यूट एंगल पूछा जाए, 2 लाइंस के दरमियान एक एंगल एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है। एक्यूट एंगल होगा, देखें एंगल निकलता है टेंजेंट की मदद से, 2 लाइंस के दरमियान ज्यादा एंगल 180 हो सकता है। 2 लाइंस अगर एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे आ जाएं तो उनके दरमियान एंगल 180 होगा। अगर एंगल 0-90 के दरमियान आएगा, ज़ाहिर है एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम होगा, 90 से कम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, वहां पे टेंजेंट पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है एंगल 90 से ज्यादा हो गया, वो ऑब्ट्यूज होगा। एंगल को एक्यूट बनाने के लिए हम ये करते हैं, मोड लगा देते हैं, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आए भी, ये मोड उसको पॉजिटिव कर देता है, फिर एंगल ऑटोमेटिकली एक्यूट बन जाता है। अब इसका देखें, इसका इस चीज से रिलेटेड ये जो तीनों हमने फार्मूला केसेस 4 डिस्कस किए, कि अगर L1 से L2 की तरफ होगा M2 माइनस M1, L2 से L1 की तरफ होगा M1 माइनस M2, अगर एंगल एक्यूट होगा तो M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। अगर ऑब्ट्यूज निकालना होगा तो इसको मोड हटा देंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज निकलेगा। अगर उससे हमने निकालना ऑब्ट्यूज है लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, फिर हम उसको 180 से माइनस करेंगे, जो 2 लाइंस के दरमियान ऑब्ट्यूज एंगल का हमें वो वैल्यू दे देगा। तो इसके एमसीक्यूज के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अब स्टूडेंट देखें, फाइंड द एंगल फ्रॉम द लाइन विद स्लोप 5/2 टू द लाइन विद स्लोप -7/3। अब देखें इसका, इस लाइन की तरफ हमने एंगल निकालना है, टू द लाइन, इसकी स्लोप पहले आएगी, उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट थीटा, इसकी स्लोप रखेंगे पहले -7/3, जिसकी तरफ हो इसमें से माइनस करेंगे 5/2, नीचे दोनों का 1 प्लस के साथ दोनों का प्रोडक्ट। स्टूडेंट देखें, इनका ऊपर इनका एलसीएम इनका आया 6, ये -14 -15 ये आ गया, नीचे भी इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 -35 ये कैंसिल हो गया, -29 ऊपर बचा, और देखिए स्टूडेंट यहां भी -29 बचा, आंसर आ गया -1। टेंजेंट का आंसर -1 आया, नेगेटिव आया,
तो इसकी वैल्यू 90 से कम नहीं होगी, 90 से ज़्यादा। टेंजेंट के किस एंगल की वैल्यू -1 होती है? 135 डिग्री की। तो इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा वो 135 डिग्री होगा। स्टूडेंट, आपने इन टॉपिक्स जितने थे 4.3 4.4 से रिलेटेड टॉपिक्स आपने डिस्कस कर लिए, उनको आपने 1 बाय 1 सारे फार्मूलाज, इनकी इक्वेशन, इनके एमसीक्यू रिलेटेड आपने देख लिए। अब इनका टेस्ट आएगा, वो टेस्ट के अंदर दोबारा उसको हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।